नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की और आज की बड़ी खबर, सस्पेंस खत्म हो सकता है। जी हां, सस्पेंस खत्म होने की बात इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। बैठक जारी है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की। वाराणसी से मोदी लड़ सकते हैं। आज मोदी के नाम का ऐलान तय लगभग माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है और हमारे संवाददाता जो हम तक खबर पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक वाराणसी से लगभग तय माना जा रहा है नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। पूर्वांचल बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में एक तरह से अपनी पहचान और बनारसी बाबू बन के एक तरह से सीधे दिल्ली के सत्ता तक पहुंचने की ये कोशिश है। इसलिए गुजरात से निकलकर वाराणसी को चुना है और यह भी कहा जा रहा है लेकिन दो जगह से भी नरेंद्र मोदी खड़े हो सकते हैं और अभी वहां की बात नहीं सामने आई है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर से जोशी हो सकते हैं उम्मीदवार। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। बताया जा रहा है एक तरह से बीजेपी के अंदर और संघ का कहीं ना कहीं दबाव, और इस वजह से मुरली मनोहर जोशी मान गए इस बात को लेकर और कानपुर से लड़ सकते हैं मुरली मनोहर जोशी। तो केवल महज एक औपचारिकता तक बताया जा रहा है कि ये औपचारिक रूप से कहना भर बाकी है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे अमिताभ के पास जो कि बीजेपी ऑफिस से मौजूद है हमारे साथ ही गोपी घांगर भी है अहमदाबाद से, और उनके साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अमिताभ, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खबर आ रही है? लगभग तय पुख्ता माना जा रहा है इस बात को कि आज ऐलान हो जाएगा वाराणसी सीट का। हाँ, बिल्कुल ऐलान करना बीजेपी की मजबूरी भी है क्योंकि काफ़ी अरसा बीत गया है और इस भ्रम को फैले हुए, और पिछले 3 दिन से जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में है और बैठकों का दौर जारी है श्वेता, तो हमें लगता नहीं कि अब पार्टी चूकेगी। और जो सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से आज देर शाम तक तय है कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा, जिसको मैक्सिमम चांसेस बोलते हैं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बोलते हैं, प्रबल आसार हैं कि आज शाम तक ऐलान हो जाएगा बनारस से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का। और होली के पहले कम से कम पार्टी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर करने की कोशिश भी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। अशोक, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि हर हाल में नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी जो है इस बार लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करे और तमाम तरह की जो नकारात्मक जितनी भी चीजें थी उसे हटाने की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ नाराजगी बड़े बड़े नेताओं के सामने आ रही है। श्री रामुलू की अगर हम बात करें, उनको लाया गया। येदियुरप्पा की बात करें, पिछले दिनों उनको शामिल किया गया। नाराजगी जाहिर की है सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट के जरिए। तो ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, और दूसरी तरफ पार्टी में ये सब हो रहा है। देखिए, बीजेपी को सत्ता में आना है। बीजेपी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ये अच्छा मौका है कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, बीजेपी सत्ता में लौटे। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी यूपीए सरकार का, लेकिन साथ ही साथ वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चाहे रामविलास पासवान को बिहार में एनडीए में शामिल करवाने की बात हो, बेशक वो 2002 में एनडीए छोड़ के गए थे गुजरात दंगों के मामले को लेकर के। उधर कर्नाटका का मामला सुषमा स्वराज ने विरोध किया लेकिन उनको लाया गया। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कल विरोध किया। चाहे वो हरियाणा में विनोद शर्मा का मामला हो, एनडीए में लाने को लेकर विरोध करने की बात हो, लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि इन तमाम चीज़ों के विरोध के बावजूद भी, चाहे अंतर्द्वंद हो इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी, एक मैसेज ये भी देना चाहती है कि जो लोग कह रहे हैं, विपक्षी जो कह रहे हैं कि लोग एनडीए में नहीं जुड़ रहे हैं, सहयोगी नहीं आ रहे हैं, इसलिए रामविलास पासवान को लाया गया, उनका दलील यही है कि बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए बड़ा हो रहा है, बड़ा परिवार बनता जा रहा है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में। एक मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ विरोध भी है पार्टी में, जैसे बनारस की सीट को लेकर भी डॉक्टर जोशी अड़े हुए थे, लेकिन अब सबको मैनेज कर लिया गया है। इन तमाम विरोधों के बावजूद बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, सत्ता में हर कोशिश करेगी कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और बीजेपी की सरकार बने। यही हर संभव कोशिश बीजेपी करने में लगी हुई है। जी गोपी, ये बताइए, एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश देश भर में बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, एनडीए कोशिश कर रही है, लेकिन अहमदाबाद में, खास करके गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में क्या? गुजरात में तो बीजेपी की ही सरकार रही है। वहां पर क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कुछ हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले वहां पहुंचे थे और उन्होंने जो हकीकत बयां की है उनके हिसाब से कि जो विकास की बातें नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ एक फेक बातें हैं, सच्चाई कुछ और है।
जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे और उन्होंने मोदी के विकास के दावों की जो पोल खोली थी, 16 प्रश्न रखे थे। लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो गुजरात में उन 16 सवालों के जवाब मांग रहे हैं मोदी सरकार के पास से। लेकिन जिस तरीके से मोदी के नाम को लेकर फिलहाल एक सस्पेंस बना हुआ है कि मोदी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो गुजरात के अंदर जिस तरीके से मोदी का जादू चला है, जिस तरीके से मोदी कह सकते हैं कि वो विकास की जो बातें कर रहे हैं, जो लोग हैं, लोगों का यही मानना है कि खास करके अगर मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है कि लोग जो उनके समर्थन में थे, उनके विकास के उसमें थे, वो लोगों के लिए एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के विरोध में कुछ जा सकता है, क्योंकि लगातार लोग मोदी के जो विकास की बातें हैं उसे मान रहे हैं। और साथ ही खास करके जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी का है जो नेतृत्व है वो गुजरात में नहीं है, और जो सेकंड नेतृत्व हम कह सकते हैं कि मोदी अगर दिल्ली चले गए तो उनके बाद कौन, ये अभी तक बीजेपी ने कहीं पर क्लियर नहीं किया है। तो उससे भी हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचे गुजरात के अंदर, और इस तरीके के किसी भी तरीके की बात को बीजेपी आगे लाना नहीं चाहती है, क्योंकि चुनाव में ये भारी नुकसान के तौर पर उभर सकता है। श्वेता बिल्कुल अमिताभ, पार्टी विद डिफरेंसेस यहाँ पर नजर आ रही है। कई बड़े नेता हैं, सीट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन केवल और केवल मोदी के नाम पर सभी लगभग एकजुट एनडीए में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अंतर्द्वंद है, फूट है, कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसे समेट पाना और मिलाकर आगे चल पाना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, दो चीजें हैं। अगर इसे बीजेपी के चश्मे से देखें तो पार्टी की संसदीय बोर्ड में तमाम नेता विरोधाभास के बावजूद बैठते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन संसदीय बोर्ड के बाहर ये खबरें नहीं आती। लेकिन खबरें बाहर आ रही हैं। सुषमा स्वराज ट्वीट कर रही हैं कि मैंने विरोध किया था श्री रामुलू की पार्टी में वापसी का और उनको टिकट देने का। सुषमा स्वराज ने विरोध किया विनोद शर्मा से जो बातचीत चल रही थी हरियाणा में विलय को लेकर, उसके खिलाफ सुषमा ने ट्वीट किया। तो जाहिर तौर पर अंतरकलह की बातें बाहर आ रही हैं। लालकृष्ण आडवाणी पहले भी नरेंद्र मोदी की मुखालिफत कर चुके हैं और भले ही अब खामोश बैठे हो, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे संदेश जरूर गलत जाता है पार्टी एकजुट नहीं है। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, 2004 में भी। लेकिन कम से कम बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए राहत की बात यह है श्वेता कि संघ इस बार माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर बूथ लेवल तक इस बार संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हर जगह संघ ही संघ नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि कम से कम वोटरों को लाने का काम है वो संघ करेगा। जहां तक नेताओं के अंदरूनी कलह की बात है, वो अब सतह पे संघ के मैनेज करने से कम चुनाव के बाद घट जाएगी। लेकिन इससे कम ये जो लहर उठी थी, लेकिन यहाँ पर एक डर सवाल दूसरा ये भी यहाँ पर उठेगा कि संघ का इस तरह से इंटरफेयर करना, इस तरह से हर सीट को लेकर के कुछ कहना, जाहिर सी बात है अंतर्द्वंद बीजेपी का दर्शाता है, बतलाता है, और इसी वजह से संघ को एक तरह से इतना घुसना पड़ा है इस पूरे मामले में, क्योंकि संघ हमेशा से कहता रहा है कि ये बीजेपी का अपना मामला है, अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और है जो आपके सामने है। तो वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है, चल रही है ये बैठक में यूपी की भी 50 सीटों पर चर्चा हो सकती है। एक खबर यह भी है कि राजनाथ सिंह की नजर लखनऊ के अलावा चित्तौड़गढ़ से है, क्योंकि हम आपको बता दें लखनऊ से लालजी टंडन सांसद हैं और वो नाराज है राजनाथ सिंह की उम्मीदवारी को लखनऊ में लेकर। इसलिए दूसरा विकल्प राजनाथ सिंह के पास जो दूसरा चॉइस है वो चित्तौड़गढ़ का है, उन्हें वहां से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बनारस में 80 फुट के मंच पर चढ़कर मोदी कहां तो बीजेपी और मुरली मनोहर जोशी की नैया पार कराने आए थे, और कहां आज की तारीख में मोदी और उनके समर्थकों की निगाह खुद बनारस संसदीय क्षेत्र पर गड़ी हुई है। सवाल ये उठता है, क्यों बीजेपी मोदी को बनारस से चुनाव लड़वाना चाहती है? इसके मुख्य कारण यही माने जा रहे हैं कि मोदी को धार्मिक शहर वाराणसी से चुनाव लड़वाकर बीजेपी जनता तक अपने हिंदुत्व के संदेश को भी पहुंचाना चाहती है। आरएसएस चाहता है कि मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ें। बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे के मुताबिक अगर पार्टी को मोदी लहर का फायदा उठाना है तो मोदी को यूपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये फैसला बीजेपी की झोली में
यूपी की 80 में से 28 सीटें डाल सकता है। मोदी के यूपी और खास तौर से बनारस से चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को बिहार की 8 सीटों का भी फायदा हो सकता है। यूपी और फिर बनारस से मोदी का चुनाव लड़ना बीजेपी को यूपी की कुल 80 सीटों पर दावा ठोकने का दम देगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने पूरे प्रदेश में 400 रथों को घुमाने की योजना भी बना ली है। बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि उन्हें ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जाए जहां से उनकी धमाकेदार जीत सुनिश्चित हो सके। और बनारस इस लिहाज से मोदी के लिए पूरी तरह मुनासिब है, क्योंकि 1991 से अब तक लगातार बीजेपी के उम्मीदवार बनारस से चुनाव जीतते आ रहे हैं, सिवाय 2004 के, जब बनारस में कांग्रेसी उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा ने 3 बार से बनारस में जीत दर्ज कराते आ रहे बीजेपी उम्मीदवार शंकर प्रसाद जायसवाल को हराया था। लेकिन साल 2009 में एक बार फिर मुरली मनोहर जोशी ने बनारस की सीट बीजेपी के नाम कर दी। उधर सीट न छोड़ने के पीछे मुरली मनोहर जोशी की दलील है कि अगर देश में मोदी की लहर है तो मोदी को देश में कहीं से भी चुनाव लड़वाया जाए, उन्हें ही अपनी सीट कुर्बान करने को क्यों कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब देखना यह है कि मोदी लहर गंगा जी की लहरों से मिलकर बनारस से उठती है या फिर बनारस से जीत का रस कोई और चखता है। आज तक ब्यूरो। तो तमाम नजरें उस फैसले पर, उस ऐलान पर जो कि आज देर शाम आ सकता है बीजेपी दफ्तर से। कहां से लड़ेंगे नरेंद्र मोदी? वाराणसी सीट पर एक तरह से कहें कि औपचारिक तौर पर बस ऐलान भर बाकी है और वो कभी भी हो सकता है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अशोक आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर ये जो इतने समय से बवाल मचा हुआ है वाराणसी सीट को ही लेकर, जाहिर सी बात है जो मुरली मनोहर जोशी ने बात कही थी कि अगर मोदी की लहर है तो भाई कहीं से भी खड़े हो जाए नरेंद्र मोदी, जीत तो होगी ही, फिर वाराणसी ही क्यों? देखिए, बनारस से वाराणसी से लड़के एक मैसेज देना चाहती है बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी। इसीलिए संघ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप इसी कोशिश में था कि बनारस से ही चुनाव लड़े मोदी। एक तो वहाँ पे मंदिर है, संकट मोचक मंदिर है, धार्मिक नगरी मानी जाती है बनारस अयोध्या के बाद, और दूसरा पिछड़ा वोट बैंक है। पूर्वांचल के वोटों पर काफ़ी असर पड़ेगा, सीटों पर। बिहार नज़दीक लगता हुआ इलाका है, बिहार की कई सीटों पर असर पड़ेगा। तो तमाम जो इनके कम्बिनेशन और कैलकुलेशन से उसको देखते हुए एक मैसेज पार्टी देना चाहती थी। नॉर्थ इंडिया की जो सीटें थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं लग रहा था कि फायदा होगा, तो पार्टी की एक स्ट्रेटेजी थी कि बनारस से लड़ा जाए। एक आखिर रिएक्शन अमिताभ आपसे जानना चाहेंगे, जल्दी से बताएं कब तक ये ऐलान हमें सुनने को मिल जाएगा, कब तक फैसला आ जाएगा सामने? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश पर चर्चा शुरू नहीं हुई है, दूसरे भाग में चर्चा शुरू होगी और देर शाम ऐलान होने की उम्मीद है। कम से कम देर शाम सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और हम फिर से लौटेंगे आपके पास। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इस खबर पर आगे भी आपको हम अपडेट देंगे जैसे ही फैसला सामने आता है। लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले आपको हम बता दें कि जब धर्म की आड़ में राजनीति होने लगी तो समाज 2 ऐसे हिस्सों में बढ़ गया जिसके फासले मिटा पाना मुश्किल हो गया। तारीख के पन्नों पर स्याह अल्फाज में एक ऐसा वाकया दर्ज हुआ जिसकी इबारत देश में खून से लिखी गई। विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन में जब बीजेपी शामिल हुई तो अयोध्या एक युद्ध स्थल बन गया। 6 दिसंबर 1992 को गिरा तो एक विवादित ढांचा, लेकिन साथ ही गिर गई अमन की बुनियाद पर खड़ी भाईचारे की दीवार भी। अयोध्या आंदोलन की पूरी कहानी देखिए रात 10 बजे। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगा।